आज अपन पढ़ेंगे पदार्थों के गुणधर्म। पदार्थों के गुणधर्म के अंदर अपन देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्लियर है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो आपकी फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स, इस फिजिक्स के अंदर चौथा चैप्टर है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अंदर पहला जो कंसेप्ट दे रखा है वो कंसेप्ट है आपका कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होते हैं किसी भी मैटर की। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा प्रतिबल को। यानी स्ट्रेस। ठीक है भाई, जैसा कि आपकी बुक के अंदर तो दे रखा है सबसे पहले इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी को भी समझ लेते हैं। लो, जैसा कि आपकी बुक के अंदर पहला दे रखा है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को कहते हैं बेटा प्रत्यास्थता। क्या कहते हैं? देखो क्या होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? जब किसी पदार्थ पर बल लगाया जाता है तो उसको बल को लगाकर छोड़े और वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। जहां तक मैंने माना आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जैसे सपोज करो मैंने अपनी इस अंगुली को पकड़कर खींचा, ठीक है, अंगुली को पकड़कर खींचा तो इस पर मैं लोड लगा रहा हूं। जैसे मैंने लोड को छोड़ा अंगुली ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, इसको बोल दिया मैंने क्या? इलास्टिसिटी। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी होती है वैसे, ये देखो इंपॉर्टेंट। एक होती है इलास्टिसिटी, दूसरी होती है बेटा प्लास्टिसिटी, और तीसरी होती है डक्टिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। और इसे बोलते हैं प्लास्टिकता। ठीक है, किसी के पास वो पेन है कि बेटा जैसे वो आता था पहले खटपिट वाला? नहीं है? कुछ स्प्रिंग का जुगाड़ हो सकता है? देखो अगर यदि पॉसिबल है तो, लेकिन आजकल क्या कोई यूज लेते नहीं है उन पेनों को, नहीं है ना? कहाँ से लाएं? रखते हैं हम एक पेन इमरजेंसी के लिए। दिख गया मुझे, पता नहीं था कि है लेकिन दिख गया। खोल देगा? लो खोलो। बड़ा खतरनाक काम है पेनों को खोलना भी। पेन को वही व्यक्ति खोल सकता है जिसने बचपन में रिफिल चुराई हो या रिफिल चेंज की हो किसी के पेन की। हमारा तो तजुर्बा ही फेल है इस फील्ड में। हमें केवल अभी ये दे दो, ये आप रखो। देखो बेटा ये कोई स्प्रिंग है छोटा सा, ठीक है, ये जानते हो स्प्रिंग को। तो यदि इस स्प्रिंग पर मैं लोड लगाऊं, लोड लगाने का मतलब होता है बेटा बल लगाना। बल लगाना के बल कैसे लगा सकते हैं? बल मैं धक्का मार के भी कर सकता हूं, खींच के भी लगा सकता हूं। बल लगाने का मतलब आप एफर्ट करो, ठीक है, धक्का मारो, खींचो, पकड़ो, ये सब बल लगाने के तरीके हैं। जैसे एटीएम पे जाते हो, एटीएम पे लिखा होता है ना पुल पुश। पुश का मतलब दबाना, पुल का मतलब खींचना। क्लियर? तो वही बल का मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूं? प्रयास कर रहा हूं कुछ करने का। जब किसी वस्तु पर अपन लोड लगाते हैं और लोड लगाकर देखो बढ़ गया ना, लोड लगाया, लोड लगा के मैंने छोड़ा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। इसी कंडीशन को बोलते हैं अपन इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। क्लियर? यदि मैं किसी वस्तु पर लोड लगा दूं और लोड लगाकर छोड़ूं और वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आए, आई ओरिजिनल पोजीशन में? नहीं आई ना, इसे बोलते हैं बेटा प्लास्टिसिटी। क्लियर? यदि किसी वस्तु पर बल लगा दूं और उसे एक तार की फॉर्म में बदल दूं, बन गया तार, इसे क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। अब ये वापिस स्प्रिंग तो हो गई खराब, हो जाएगी सही, करते रहना बैठा बैठा। ठीक है, तो मैंने कहा यदि किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल लगाकर छोड़ दें तो क्या आएगा? इलास्टिसिटी। लेकिन बेटा कंडीशन है कि वह वस्तु वापस अपनी उसी पोजीशन में आनी चाहिए जिस पोजीशन से अपन ने बल लगाया था। क्लियर? ये भी एक कंडीशन तक होती है, उसे बोलते हैं प्रत्यास्थता सीमा। प्रत्यास्थता सीमा तक यदि बल लगाकर छोड़ें और वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। बल लगाओ, छोड़ दो, वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, इलास्टिसिटी। बल लगाओ, छोड़ दो, ओरिजिनल पोजीशन में ना आए, प्लास्टिसिटी। बल लगाओ, इतना बल लगा दो कि वह एक तार के रूप में बदल जाए, इसे बोलते हैं डक्टिलिटी। ऐसा कहा जाता है प्रकृति में सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी है वो सोने की होती है। ठीक है, वैसे अपने इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ज्यादा डक्टिलिटी स्टील की बताते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा डक्टिलिटी होती है सोने की। सोने की इतनी ज्यादा डक्टिलिटी होती है, ऐसा कहते हैं कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। 2 किलोमीटर। सरप्राइज,
ये होती है। देखो बेटा इसको एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। ये मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूं, इसमें नीचे जो है ये है विकृति, और ये है प्रतिबल, मतलब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्लियर है? इसे बोलते हैं बेटा स्ट्रेस, मैंने पढ़ाया था पहली यूनिट में आपको। विकृति को बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, लंबाई में परिवर्तन बटे में वास्तविक लंबाई। और प्रतिबल क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, मैंने इसमें आपसे इस ग्राफ के अंदर कह रहा हूं यदि किसी वस्तु पर बल लगाएं, जैसे सपोज करो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं ऐसा, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना इस ग्राफ को। मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ के अंदर कुछ इस तरह से मैं इस ग्राफ को मॉडिफाई करता हूं। क्लियर है? ये लो और बड़ा बना दो इसको, इसको ऊपर बढ़ा दो बेटा, यहां पर आकर ये टूट जाएगा। ठीक है, एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन 6 नंबर का है तो इस पर अच्छी तरह डिटेल से बताना, 1-2 नंबर का है तो केवल डेफिनेशन लिख देना और छोटा सा ग्राफ बना देना, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से। सपोज करो कि यदि किसी वस्तु पर मैंने लगाया बल, बेटा जैसे जैसे बल लगा रहा हूं वैसे वैसे इसमें परिवर्तन होता जा रहा है। अगर मैं बल लगाता हूं, बल को लगाता जाता हूं और बल लगाते लगाते मैं इस लिमिट तक आ गया। क्लियर? इस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, यानी प्रत्यास्थता सीमा। क्या बोलते हैं बेटा? प्रत्यास्थता सीमा, और हिंदी में बोलते हैं इसे इलास्टिक लिमिट। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि भैया प्रत्यास्थता क्या होता है? यदि प्रत्यास्थता सीमा तक, यदि किसी वस्तु में प्रत्यास्थता सीमा तक बल लगाएं और बल लगाकर छोड़ दें तो वह वापिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, इसी को बोलते हैं प्रत्यास्थता। क्लियर है? यदि इससे ज्यादा, अब इसमें आता है बेटा ग्राफ कैसा बनता है? एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा बन रहा है ग्राफ, तो 0 से लेकर A तक कैसा बन गया? एक सीधी रेखा। इसके बाद में यदि मैं आपका बल लगाता हूं और बल लगाकर सपोज करो यहां मैंने छोड़ दिया, तो अब ये वापिस इधर आएगा या आगे जाएगा? ये यहां पर, अगर यहां से ज्यादा मैंने इसमें बल लगा दिया तो ये वापिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, इसे बोलते हैं बेटा प्लास्टिसिटी। क्लियर? तो ये इसके बाद में एक वायर के रूप में ड्रॉ हो जाएगा, ये अपनी हो गई डक्टिलिटी। लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें तो केवल इतना सा दे रखा है, ये रहा भैया इलास्टिसिटी क्या होती है। प्रत्यास्थता सीमा तक बल लगाने पर लगाएं और बल लगाकर यदि छोड़ें तो वस्तु अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, इसी सीमा को प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा प्रत्यास्थता। क्लियर है? तो चलो बताओ भाई, थोड़ा सा रिपीट मार दो, बताओ प्रत्यास्थता क्या होती है, बता दोगे? चल बता। किसी वस्तु को खींचकर, हाँ बल लगाकर जितना ऊपर ले जाते हैं उसको छोड़ते हैं, उसी अवस्था में वो वापस आ जाता है, तो उसे प्रत्यास्थता कहते हैं। थोड़ा सा देखो डेफिनेशन में आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम भी जायज है ना। मैंने आपको अभी केवल वोकेबुलरी बताया है, लिखाया थोड़ी है ना। अगर मैं आपको लिखा देता तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो मैंने कहा बेटा प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, है ना, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर यदि बाहरी बल लगाकर छोड़ दें, बाहरी बल लगाकर क्या कर दें? छोड़ दें। बाहरी बल लगाया, बल लगाकर छोड़ दें तो वस्तु अपनी वापिस उसी अवस्था में आ जाती है जिस अवस्था से वो चलना प्रारंभ हुई थी। इसी गुण को बोलते हैं इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। कर दोगे? आ गए बेटा समझ में? हाँ भाई क्लियर है? चलो आगे डायग्राम बना देना। 2 नंबर का क्वेश्चन आया, थ्योरी लिख देना और डायग्राम बना देना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगला दे रखा है बेटा इसमें आपका टॉपिक प्रतिबल। प्रतिबल को बोलते हैं स्ट्रेस। क्लियर? प्रतिबल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। कैसे समझे सर स्ट्रेस को? हमने तो आज तक नहीं पढ़ा भाई, हम तो 10th बेस वाले बच्चे हैं, हमें क्या पता क्या होता है स्ट्रेस, हमें तो आप थोड़ा सा अच्छे से समझाओ। तो देखो बेटा स्ट्रेस यानी प्रतिबल क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर या इकाई क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल जानते हो है ना, हर चीज का क्षेत्रफल होता है बेटा, इसका क्षेत्रफल क्या है? सर्कुल, ये भाई गोलाकार है, सर्कल, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल परिधि होती है बेटा, परिधि, पाई आर स्क्वायर।
तो जान गए क्षेत्रफल क्या होता है? किसी वस्तु पर लगने वाला आंतरिक प्रतिरोधी बल, किसी वस्तु के अंदर स्थित वह आंतरिक प्रतिरोधी बल, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिरोधी बल जो उसे टूटने से बचाता है, वही प्रतिबल कहलाता है। समझते हैं कैसे? मैं एक डेफिनेशन को पहले लिख देता हूं जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिरोधी बल प्रतिबल कहलाता है। समझ में आया कुछ? क्या समझ में आ गया? इसमें मैंने समझा ही नहीं कुछ, है ना? इंग्लिश मीडियम वालों को तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया होगा। रीजन उनको यही पता नहीं है, क्षेत्रफल, आंतरिक प्रतिरोधी बल। तो बेटा जो आंतरिक प्रतिरोधी बल है इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं फॉर्मूले के रूप में। स्ट्रेस बराबर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी वाले हिंदी लिख लेना, इंग्लिश वाले हिंदी इंग्लिश लिख लेना। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बहुत से लोग तो बेटा सीधा लिख देते हैं प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, जो कि तुम्हें फॉर्मूले में याद करना है ना? तो ये होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल। देखो क्या होता है बीमारी, सीधा देखो, यदि रटना चाहो तो वो रट लेना, बल बटा क्षेत्रफल। सारी दुनिया वही पढ़ाती है, वही पढ़ती है कि बोलो प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। लेकिन दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आप वो घिसी पिटी पुरानी डेफिनेशनों को रटो। रीजन ये है वो परफेक्टली सही नहीं है। फर्स्ट ईयर में तो तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर में आप जैसे ही आओगे मैकेनिकल के अंदर, सिविल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, ये चीजें बड़ी प्रॉब्लम करेगी आपको। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सर इसका सॉल्यूशन बताओ। जैसे सपोज करो ये कोई क्षेत्रफल है बेटा, ये क्षेत्रफल है। यदि मैं इसको तोड़ता हूं तो अंदर भी क्षेत्रफल ही निकलेगा। तो जैसे ही मैं बाहर से बल लगाता हूं तो अंदर इसके एक बल लगता है। जब अपन किसी वस्तु को बाहर से बल लगाते हैं तो उसके अंदर एक बल लगता है जो उसे टूटने से बचाता है, अंदर लगता है, इसी कारण बोल दिया आंतरिक। प्रतिरोध यानी उसका विरोध कर रहा है, अपने जो बाहर वाला बल है उसका विरोध कर रहा है अंदर वाला बल, इसी कारण उसे क्या बोल दिया? प्रतिरोधी बल। क्लियर? समझ गए? इंटरनल यानी अंदर, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध करने वाला बल। अब सपोज करो मैं यदि इस मार्कर पेन को तोड़ने की कोशिश करता हूं, इकाई क्षेत्रफल पर ही लगा रहा हूं बल, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई तीसरे क्षेत्रफल पर लगा रहा हूं, इसके क्षेत्रफल पर लगा रहा हूं, तो एक पर लगा रहा हूं तो इकाई हो गया, 2 पे लगाता तो दहाई हो गया, 3 पे लगाता तो तिहाई हो गया, है ना? ऐसा ना सैकड़ा हो गया, सैकड़ा का मतलब 100 होता है। ठीक है, तो इस इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिरोधी बल जो इसे टूटने से बचाता है वही क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। क्लियर? कैसे? जैसे मैं बाहर से बल लगा रहा हूं, अंदर वाला बल इसे रोक रहा है टूटने से। अब सपोज करो मैं इसके बाहर से बल लगा रहा हूं, ये कह रहा है प्लीज मुझे भगवान के लिए मत तोड़ो, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं मान रहा। अगर मैं और बल लगा दूं तो ये टूट जाएगा। अभी बताओ बेटा किसका बल है? अंदर वाला ज्यादा है, मेरा वाला ज्यादा है? ना बेटा, अभी तो अंदर का ज्यादा है। अगर मेरा ज्यादा हो जाता तो ये क्या हो जाता? टूट जाता। क्लियर? तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि अंदर एक बल लग रहा है जो कह रहा है प्लीज मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ रहा। किसको नहीं छोड़ रहा? तो बेटा किसी भी वस्तु को टूटने से बचाने के लिए उसके अंदर एक प्रतिरोधी बल लगता है, उसी बल को क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो मैं कह सकता हूं इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिरोधी बल जो उसे टूटने से बचाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रेस। भैया और यदि सिंपल डेफिनेशन चाहिए तो इससे सिंपल डेफिनेशन मेरे पास हो नहीं सकती। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। लो भाई सबसे सरल डेफिनेशन ये है।
ठीक है। अब इस डेफिनेशन के बाद में भी यदि अपन बात करें तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, जो बल होता है, बल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का, तो मात्रक हो गया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर। पहली यूनिट में बता दिया था मैंने बल का मात्रक कैसे निकालते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो मात्रक हो गया न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो आगे बेटा, अब मात्रक तो तुमने बता दिया, और मात्रक भी कौन सी पद्धति में है, ये ऐसा ही। बेटा दीक्षा इंटेलिजेंट हो गए हैं, समझ में आने लग गया हिंदी भी। तो देखो भाई, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब बनाते हैं बेटा इसकी वीमा। वीमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमेंशन। आप इंग्लिश सीख गए हैं, लो भाई ये बना दी हमने डायमेंशन। बेटा डायमेंशन यानी वीमा कैसे बनाते हैं, नाम आप तो पहली बार ही सुन रहे होंगे, है ना। देखो डायमेंशन क्या है, जैसे न्यूटन है अपॉन में मीटर स्क्वायर है। ठीक है। न्यूटन को बोलते हैं बेटा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर अपॉन में मीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया किलोग्राम इंटू मीटर, एक मीटर से तो मीटर कट जाएगा, किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकंड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया। मैं आपको एक क्लास और बता दूंगा बेटा, अभी थोड़ा सा देखो, ये विमन निकालना नहीं आएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं, आप उतार लेना इसको, मैं आपको आगे समझा दूंगा कैसे विमन निकालते हैं। ठीक है। इनको भी 5-7 दिन हो गए आते आते, तो ये सीख गए। हाँ, तो अपन को विमन निकालनी है तो किस टेलर के पास जाएंगे, बेटा मांगेलाल टेलर पहले कपड़े सिलता था, लेकिन आजकल लोग सिले सिलाए कपड़े बनाने लग गए, तो ये वीमा बनाने लग गया। लेकिन पहले जब ये कपड़े बनाता था तो कपड़े किस हिसाब से लाता था, किस हिसाब से सिलता था, कितनी देर में बना देता था, सेकंडों में। फॉर्मूले में बताओ कितने किलो हैं, कितनी मीटर हैं और कितनी सेकंड है, T-2। तो फॉर्मूला हो गया M1 L-1 T-2 कर दोगे। लो भाई 2 नंबर का मैटर ये तैयार हो गया। सीधा सीधा आता है व्हाट इज द स्ट्रेस। प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल हम जानते हैं इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिरोधी बल क्या कहलाता है बेटा, प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबल। अब बात आती है प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबल होते हैं बेटा एक तो लॉन्गिट्यूडनल, एक वॉल्यूमेट्रिक, एंड तीसरा होता है तुम्हारा शेयर। ठीक है। अगर बात करें तो तनाव, टेंसाइल, कंप्रेसिव, आयतन प्रतिबल, और एक होगा तुम्हारा अपरूपण प्रतिबल यानी शेयर स्ट्रेस। ठीक है। तो अपन स्ट्रेस के टाइप्स की बात करेंगे, वो बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।